मैं पीसीपी को सर जमीन को प्रणाम करके थैंक यू बहुत बोलना आदिवासी बेल्ट में रह करके अपने परिवार को सक्सेस कैसे कर पाएंगे। माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। एम्स दिल्ली के लिए जो मेरे खुली आंखों का सपना था। आप बैडमिंटन के चैंपियन रहे हुए हैं, स्टेट प्लेयर रहे हुए हैं। 3 जगह परिवार डिवाइड हो गया। इतिहास की रफ्तार बदलने का मादा केवल शिक्षा के अंदर है। स्कूल के गेट जी से सर। नमस्कार करके आ जाता है। घर में नहीं होता था तब उन पैसों को उतार के चुरा के ले जाता। लैपटॉप के वॉलपेपर पे एम्स न्यू दिल्ली का सपना बनाया था। आज नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से नीट एवं जेई सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और आज हमारे बीच में है एक बेहद खास अचीवर बच्चा राहुल प्रताप सिंह बारट, जिसने नीट 2022 में 197 ऑल इंडिया रैंक हासिल करके एम्स न्यू दिल्ली में एडमिशन पा लिया है। एम्स न्यू दिल्ली नीट की तैयारी करने वाले हर बच्चे का सपना होता है, लेकिन केवल 100 ही सीटें होती हैं, इसलिए हर बच्चे का सपना पूरा नहीं हो पाता। साथ में है इंदर सिंह जी बारट, राहुल के पिताजी। आप टीचर हैं, धारियावाद प्रतापगढ़ में 15 साल से सेवाएं दे रहे हैं। मूलतः खुंडिया सरदार सर चूरू जिले के खुंडिया गांव के आप रहने वाले हैं। राहुल के मम्मी जी मंजू कंवर मैम, जो बच्चों को साथ रखकर पूरी केयर कर रही हैं, और पर्दे पे पीछे की तरफ दिख रही है राहुल की छोटी बहन रश्मि सिंह बारट, जो 12th नीट में अभी 650 नंबर प्लस के स्कोर में चल रही है। इसको भी नेक्स्ट ईयर आगे की सीट पे बैठने का मौका मिलेगा। अब की बार बैक सीन में रश्मि बैठी है। रश्मि ने भी कक्षा 10वीं प्रिंस एकेडमी पीसीपी प्री फाउंडेशन से 9th-10th पढ़ के पास किया और 10वीं में एसटीएससी, एनटीएससी और बहुत सारे ओलंपियाड्स सभी में सक्सेस हासिल किए। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के चैंपियन राहुल प्रताप सिंह बारट की तरफ, जिसने एक से बढ़कर एक मुकाम हासिल किए। एम्स न्यू दिल्ली में सीट सुरक्षित करने के साथ ही आप किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना में ऑल इंडिया 2nd रैंक पे रहे। आपने भी बहुत सारे ओलंपियाड्स क्लियर किए हैं। राहुल और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंदर सिंह जी बारट से। इंदर सिंह जी टीचर हैं और 15 साल से दरियावाद में रह रहे हैं। घर से दूर 15 साल तक रहना इंदर सिंह जी, और बच्चों को पालना पोसना और बच्चों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ाना। अब मैं मानता हूँ आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप बहुत अच्छी मेहनत और केयर कर रहे हैं, लेकिन साथ में सौभाग्यशाली भी हैं कि ऐसे ब्रिलियंट बेटा और बेटी आपको मिले हैं जो आज बड़ा मंच आपको प्रदान करवा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पीसीपी के डायरेक्टर सर, डॉक्टर साहब, सीएमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से आज मेरा बेटा दिल्ली एम्स का दरवाज़ा खटखटा पा रहा है। मैं पिछले 2005 से दरियावद, जो एक आदिवासी बेल्ट कहलाता है, उसमें अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। वहां पर शिक्षक के पद पर रहते हुए मैंने अपने क्रम के साथ ईमानदारी से कार्य किया और बच्चों को साथ में रखा। यहाँ से जब गया था तो पीछे से जो भी जितने भी लोग थे, कुछ लोगों की ये थिंकिंग थी कि एक आदिवासी बेल्ट में रह करके अपने परिवार को सक्सेस कैसे कर पाएगा। वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है। 10th तक मैंने वहाँ प्लेटफॉर्म था, उसके साथ चल करके बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उसके बाद में मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि बच्चों को थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाया जाए जी। उसके लिए सर मैंने पीसीपी को चयन किया कि पीसीपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मेरे बच्चे हैं वो ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, और आज वो दिन आ गया है सर आपकी पीसीपी के माध्यम से कि बच्चा दिल्ली एम्स का दरवाज़ा खटखटा रहा है। बहुत बढ़िया इंदर सिंह जी। तो अब अपन चलते हैं आगे मंजू कंवर मैडम की तरफ, जिन्होंने इंदर सिंह जी के साथ दारियावाद में रहते हुए राहुल को 10वीं तक वहाँ पढ़ाया और रश्मि को 8वीं तक वहाँ पढ़ाया। फिर आपने सीकर की तरफ कदम बढ़ाए। तो मंजू मैडम, बच्चों को साथ रखना, और जैसे इंदर सिंह जी भी कह रहे थे आदिवासी बेल्ट है, वहाँ रहना, भाषा अलग है, संसाधन कम है, उनमें आपने रहकर बच्चों को पढ़ाया। तो पहले तो दरियावाद का अपना अनुभव शेयर करें। दरियावाद का अनुभव तो सर ऐसा है कि घर परिवार को छोड़ के और हम लोगों ने वहाँ पे एडजस्टमेंट किया। बटे लोग पता रहती ना, घुल मिल तो गया थे, भाषा क्या नहीं बोलता जी सर, बस ये नॉर्मल भाषा थी। नॉर्मल बोलता तो बटे लोकल बोलता, बागड़ी बोलते, बागड़ी में थोड़ी बोल रहे, बताओ की साबू बोलता है। आपने कहीं था गयो, मतलब आपके क्या हो गया, हूँ था भी गयो, यूँ बोलते हैं वो लोग जी जी। तो फिर हम उसमें एडजस्टमेंट कर लिया था। मैंने कहा नहीं, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम एक ही स्कूल था, तो मैंने बोला नहीं इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे। उनका बच्चा हैंडल कर लेगा, मैंने कहा करेगा, क्यों नहीं करेगा मेरा बच्चा जी। तो फिर हमने एडमिशन दिलवाया वहाँ पे।
तो गुड शेफर्ड सेंट्रल स्कूल था, उसमें पढ़ाया था 8वीं जी। तक। और फिर आइडियल्स में एडमिशन दिलवाया जी 10th क्लास तक हमने आइडियल्स में पढ़ाया बच्चे जी, को। जी। फिर सर वहाँ से मैंने छोटा सा लोगो देखा था पीसीपी का, जी। पीटीआरई का, जी, तो जी। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था उसको, दैनिक दैनिक भास्कर में भास्कर आया में। था। तो मैंने ये स्कूल गए हुए थे, मैंने शाम को ये आए तो मैंने बोला कि पीसीपी का एड है, ये वो होगा, आप उसको एग्जाम दिलवाओ। तो इन्होंने कहा ऐसा वहाँ जाके कैसे सेटल करेंगे? मैंने कहा वो बात की बात है, अपन परीक्षा तो दिलाएं पहले। हाँ, मैंने कहा एक बार देखते हैं बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। तो फिर वो दिलवाया तो बच्चों को अच्छी रैंक मिली पीटीआर में। फिर वो हो गया कि आप यहाँ रहेंगे, घर वहाँ है, सीकर में कैसे क्या रहेंगे। फिर मतलब मूल गांव खुंडिया, सरदार शहर चूरू, इंदर सिंह जी दरियाबाद प्रतापगढ़ में, जी और मम्मी जी फिर सीकर में, 3 जगह परिवार जी डिवाइड सर, हो गया। तो ये डिसीजन लेना था। तो ये आए थे कि मैं देख के आता हूँ वहाँ पे। जी। यहाँ आए तो आप लोगों से मिले, जी तो इन्होंने कहा नहीं भेजेंगे तो वहाँ पे ही। जी फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं यहाँ आ गई सर, जी। और ये वहाँ पे रहे। तो सबसे पहले तो आज एम्स दिल्ली के लिए जो मेरे खुली आंखों का सपना था जी। वो आज पूरा हो गया। तो इसलिए मैं पीसीपी को सर जमीन को प्रणाम करके थैंक यू बहुत बोलना बढ़िया, चाहती हूँ बहुत सर, बढ़िया, बहुत कि बढ़िया। पीसीपी ने आज मेरे लिए ये बहुत बड़ा किया है। बहुत बढ़िया। खुली आंखों से सपने देखने की बात मंजू कंवर मैडम ने कही। और अभी इंटरव्यू के शुरुआत से पहले मैंने पूछा मैडम थे कितनी क्लास था नहीं पढ़ेड़ा हो? बोले मैं तो फाइनल करेड़ा हाँ। जब वो फाइनल करेड़ा हो का मतलब या तो कोई एमए फाइनल करेड़ा हो या बिल्कुल कोई पढ़ेड़ा था। बोले नहीं मैं 10वीं तक नहीं पढ़ेड़ा। आप ये देख सकते हैं कि मम्मी जी ने बच्चों के साथ साया बनकर रहकर पढ़ाई करवाई, 3 जगह परिवार रहा, फिर भी सब लोगों को मैनेज किया। और आज आप कितने अपने आप में भावुक होके कह रहे हैं कि मैंने खुली आंखों से सपना देखा था, वो आज पूरा होता है। अब पेरेंट्स के बाद चलते हैं चैंपियन की तरफ। राहुल, पीसीपी की जर्नी आपकी रही, शुरू से ही आप टॉपर बच्चों में रहे, अच्छी मेहनत की। पहले जर्नी के बारे में बताएं। जर्नी के बारे में तो सर ये कहना चाहूँगा कि जब शुरुआत में यहाँ आए थे तब 10th से निकल के बच्चा 11th की तरफ कंपटीशन की तरफ आता है। तो 10th में तो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, रट के भी काम चल जाता है। तो जब एडजस्ट करना पड़ा, जब ऑब्जेक्टिव पेपर आए और पूरी अप्रोच चेंज करनी पड़ी पढ़ाई की, तब एक बार थोड़ा डामाडोल हुई स्थिति। फिर टीचर से इंटरेक्शन बढ़ने लगा। तो 12th में जो भी स्टडी पैटर्न्स होते हैं, स्टडी के तरीके होते हैं, वो सब जानने लगे। और उसके साथ फिर नंबर भी बढ़ने लगे, पढ़ाई में भी मन लगने लगा और अच्छी तरीके से पढ़ाई का जो एक्यूरेट तरीका होता है वो भी पता चला। उसके साथ फिर चलते गए और फिर आज इस मुकाम पे पहुंच पाए। तो राहुल, आपके बारे में जैसे मुझे पहले जानकारी मिली थी, आप बैडमिंटन के चैंपियन रहे हुए हैं, स्टेट प्लेयर रहे हुए हैं। जी सर। लेकिन आपने जब 11वीं फाउंडेशन शुरू किया तो बैडमिंटन को छोड़ दिया। 2 साल तक बिल्कुल भी आपने बैडमिंटन नहीं खेला। खेल से 2 साल तक बिल्कुल दूर रहना एक खिलाड़ी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको कैसा लगा? सर मुश्किल तो था, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उसको एक बार साइड में रख के मैंने मेन फोकस अपना पढ़ाई की तरफ दिया, कंपटीशन की तरफ लगाया। क्योंकि खेल तो हम फिर भी खेल सकते हैं, बाद में भी चल सकता है, लेकिन ये जो ड्यूरेशन होता है 11th 12th का, वो एक स्टूडेंट की या फिर किसी भी बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। अगर यहीं से अगर सही रास्ते में चले जाएं तो फिर आगे का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होता है। इसलिए मेन फोकस मैंने स्टडी को रखा। पढ़ते वक्त को बैडमिंटन के वो रैकेट को ध्यान नहीं आते थे? शुरू में तो 2-3 महीने तो आए, लेकिन सर फिर बाद में तो नहीं आए। बाद में मेन पढ़ाई पे ध्यान दिया। हाँ, फिर सिलेक्शन के बाद नीट की एग्जाम देने के बाद राहुल ने कहा सर मैं प्रिंस एकेडमी के बैडमिंटन कोर्ट इंडोर हाउस में बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ, मुझे विशेष परमिशन दी जाए। और वो विशेष परमिशन राहुल ने अपनी अचीवमेंट के माध्यम से अपने आप ही ले ली। आगे चलते हैं फिर इंदर सिंह जी की तरफ। लास्ट में राहुल से नीट एक्सपीरियंस के लिए स्पेशल टिप्स की भी बात करेंगे। तो इंदर सिंह जी, ग्रामीण परिवेश में एजुकेशन का माहौल कम रहता है, जागरूकता भी कम रहती है। आप दारियाबाद शिफ्ट हो गए तो फिर अपने आप में और थोड़ा सा लगता है कि बच्चों को कैसे क्या पढ़ाएं। फिर भी आपने सब चीज़ों में एक्टिव रहते हुए, मैडम ने एक्टिव रहते हुए अपने सपनों को आगे बढ़ाया और आज आप सफलता हासिल कर चुके हैं। पहली सफलता हासिल होगी, दूसरी सफलता बेटी रश्मि के रूप में जल्दी हासिल होगी। तो पढ़ाई के बारे में आप क्या, पढ़ाई के महत्व के बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी सर, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है
कि हर तीर और तलवार बदल जाती है, हर तख्त और सरकार पलट जाती है, जाग कर जनता जब करवट बदले तो इतिहास की रफ्तार बदल जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतिहास की रफ्तार बदलने का मादा केवल शिक्षा के अंदर है, और वो शिक्षा ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को अपने असली मुकाम पर पहुंचा सकती है। मैं छोटी सी जर्नी के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं सर। पीटीआरई के माध्यम से डीलन सर वहां आए, उनसे परिचय हुआ, मैंने विजिट किया। आजकल पीटीआरई प्रिंस ओलंपियाड हो चुका है। जी सर, जी बराबर। हम भी जो हमारे मिलने वाले हैं, और राहुल के माध्यम से ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो गांव के भी हैं, रिश्तेदारी में जुड़े हैं, उन सब लोगों ने हमसे लिंक मांगा है, और हमने सर पीटीआरई जो प्रिंस ओलंपियाड है उसका लिंक भी भेजा है, और बढ़ चढ़ करके सभी बच्चों को उनमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सर। तो सर वहाँ से जब हम प्रिंस आए थे, मैं आया था अकेला, आपसे मुलाकात हुई मेरी, डिलन सर से मुलाकात हुई, तो मैं प्रिंस स्कूल पीसीपी के लिए, पीसीपी का जो पहला पी है सर वो अपने आप में पॉजिटिविटी प्रदान करता है, और वही आकर के मुझे यहाँ वातावरण मिला पॉजिटिविटी का। कोचिंग लगभग सर एक जैसी होती है, हर जगह फैकल्टी होती है, लेकिन सब अपना अपना अच्छा सिस्टम बना के रखता है, अच्छा सिस्टम बना के रखता है। लेकिन सर मैंने यहाँ देखा पीसीपी में, आप हो सर डॉक्टर साहब, डायरेक्टर सर है, सीएमडी सर है, मैंने देखा कि स्कूल में जब बच्चे गाड़ी में बैठ करके अपने घर जाते हैं तो भी आप भी सर वहाँ प्रेजेंट रहते हो, और उन बच्चों की इतनी केयर करते हो, जैसे अपने घर परिवार के बच्चे हैं, उनको आप बस में चढ़ा रहे हो, उनको बस से उतार रहे हो, आप खुद जाकर के वहाँ मॉनिटरिंग करते हो। और पीसीपी के अंदर आप जब भी बच्चों के ऊपर कोई समस्या आई, इनको छोटी मोटी कोई चीज़ होती है, ये हमारे से नहीं कह करके आपके पास आ जाते, डीलन सर से मिलते, सर मेरे ये प्रॉब्लम है। आपने सर अपने बच्चों की तरह, मेरे ही बच्चों की नहीं बल्कि पीसीपी में जो हजारों स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको अपनी घर की तरफ से मानते हो, तो वही चीज़ बाकी की कोचिंग से पीसीपी को अलग करती है सर। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी अभिभावकों से भी कि आपको ऐसी जगह मिले जहाँ पर आपको घर परिवार जैसा वातावरण मिले ही मिले, फैकल्टी टॉप फैकल्टी मिले, लेकिन वातावरण जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, तो आप पीसीपी की तरफ रुख कर सकते हैं, यही कहना चाहता हूँ सर। धन्यवाद वार्ड साहब। निश्चित रूप से एक संस्था संचालक की पहली जिम्मेदारी होती है बच्चों की इंडिविजुअल केयर करना। नो डाउट आज सभी पेरेंट्स के एक दो बच्चे हैं, और संस्था में जहां वो छोड़ते हैं वो संस्था संचालकों और वहाँ की टीम के भरोसे छोड़ते हैं, और अगर टीम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है तो ही मैं मानता हूँ कि वो एक अच्छी संस्था मानी जाती है। इसीलिए जोगिंदर जी सुंडा सुबह बस का टाइमिंग शुरू होता है, वहाँ से लेकर हमारी पूरी टीम शाम को जब तक बच्चे सोते हैं तब तक हम मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि ये अभिभावकों द्वारा हमें दी गई बड़ी जिम्मेदारी है, और बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भी आप आदमी को बहुत रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार बनना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद वार्ड साहब। अब आगे फिर चलते हैं मंजू कंवर मैडम की तरफ। मंजू कंवर मैडम, थाके ससुर जी आया प्रोग्राम यो भी मैं सम्मानित करे आज ना, राहुल के दादाजी आया, वह भी बहुत बढ़िया बोल रहा, बहुत अच्छी बातें बोल रहा, और टाबरान थे पढ़ा रहा हो, गाँव थे निकल रहा हो। था को पीर कौन सा गाँव है? बीकानेर में पीर है। तो थे जी 10वीं तक पढ़िया, फाइनल पढ़ लिया, और टाबरा की पढ़ाई पर तो ध्यान रखियो। ये पढ़ाई वालों चस्को था आयो खटे जी सर, ये तो मेरी मम्मी से मिला मैं जी। वो मेरे लोग वो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं है, पर बच्चों को बराबर उन्होंने, मतलब 2 बहन भाइयों को तो एजुकेशन दिलवाया है उन्होंने। और मेरे को 10 उस टाइम में मेरी मम्मी ने मेरे को 10 तक भेजा था। उस टाइम तो स्कूलों में घर से बाहर भेजते ही नहीं थे। दादाजी दादी जी ने बोला तो आगे भी पढ़ा देते, पर उनकी वो कुछ मजबूरी थी, तो उन्होंने फिर मेरे को रोका। तो सब ऐसे बोले ये तो लड़की है, आगे जाके करना क्या है, इनको किचन संभालना है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि 10 तक तो पढ़ने दो, उसके बाद में देखूंगी, किचन का काम बाद में देखेंगे। जी सर जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं पढ़े हुए या कम पढ़े हुए जब अभिभावक होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पे पढ़े लिखे से ज्यादा फोकस करते हैं। जी सर, ये चीज मैंने काफी सक्सेस स्टूडेंट्स की जब इंटरव्यूज किए तब देखा है, क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे में थोड़ा सा समय अभाव भी हो जाता है, प्लस एजुकेशन का वो महत्व नहीं रहता जिनको पढ़ाई नहीं मिल पाती है। मैं देखता हूँ हमारी माता जी अनपढ़ हैं, लेकिन उनका पढ़ाई के प्रति ओरिएंटेशन और जानकारी, अनपढ़ हमारे माताजी हैं लेकिन वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब जानते हैं, नीट जेई सब जानते हैं, साइंस में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब जानते हैं, कौन सी स्कूल की मेरिट आई, कौन सी कोचिंग की क्या रैंक आई, ये सब जानते हैं। जी सर, हमारे पास तो टाइम ही टाइम होता है सर जी। हम फ्री बैठे करते हैं क्या, ये चीज देखते हैं जी जी कि कौन सी जगह क्या हो रहा है, कौन सी क्या चीज है, ऐसे वो सब चीजें देखते हैं सर। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ सर जी। जब हम यहाँ आए शुरुआत में तो आपने एक शब्द कहा था, बोले सीकर में आणो बहुत शोरो है
लेकिन टिकणों बहुत दूर है। जी। अगर जो बच्चा आकर के टिक गया सीकर में लगातार, उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी तो वो सफलता हासिल करेगा। और उसका उदाहरण है सर, मैं तो दरियाबाद में सर्विस करता हूँ। मिसेज घर पे अकेली थी, कोरोना काल जैसी महामारी आई थी, उसमें भी इसके पास आपके शब्द वो कानों में गूंज रहे थे कि मुझे पीयूष सर ने कहा कि सीकर में टिकना बड़ा मुश्किल है। आ तो बहुत जाते हैं एक बार, लेकिन वो बीच में छोड़ जाते हैं या कुछ हो जाता है। तो कोरोना काल में भी इसने अपने बच्चों को अपने पास रखा, बराबर सर आपसे मॉनिटरिंग करते रही, फोन पे बात होती हुई, आप मोटिवेशन करते रहे। और सबसे बड़ी बात मैं पहले ही कह चुका हूँ, आपने इतना केयर रखा सर बच्चे की तरफ से। इसके जब डेंगू हुआ तो भी आपने कॉल करके इसकी सारी रिपोर्ट मंगाई कि कहाँ कैसा क्रिटिकल मामला नहीं है, क्योंकि उसमें मेरी वहाँ ड्यूटी थी सर। कोरोना में भी बराबर मेरी गवर्नमेंट में वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, अकेली रह करके इसने मैनेजमेंट किया। लेकिन आपका जो सहयोग था सर वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद इंदर सिंह जी और मंजू मैडम। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे एजुकेशन के महत्व के बारे में, और आप दोनों ही जागरूक पेरेंट्स ने जो बताया कि आज के ज़माने में अगर गांव ढाणी झोपड़ियों में अपन रह रहे हैं और वहाँ से देश और दुनिया की बुलंदियों तक अपने को पहुँचना है, तो अपने पास एजुकेशन से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, एजुकेशन से कोई आसान विकल्प नहीं है। जैसा आपने बताया कि मैंने कहा कि यहाँ आना तो आसान है लेकिन टिकना मुश्किल है। टिकने को अपन एक शब्द कह सकते हैं कंसिस्टेंसी। नीट और जेई के एस्पिरेंट्स या कोई भी स्टूडेंट जो सीकर आ रहा है, जो आज के दिन शिक्षा नगरी बन चुका है, उसमें अगर स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहता है, दाएं बाएं का कुछ नहीं दिखता है, क्लासरूम और रूम दो ही चीज़ों तक जो बच्चा सीमित रहता है और कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रहता है, वो मैं गारंटी लेता हूँ 100% नहीं 200% सक्सेस लेकर जाता है। तो राहुल से अपन अंतिम सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अपन पीछे सीट्स में पीछे की तरफ बैठी है बेटी रश्मि। आप भी अचीवर हैं, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अभी 12th नीट में 650 प्लस के स्कोर पे चलते हैं और आपने NTSC STSC ओलंपियाड सभी एग्जाम्स को क्रैक किया है। रश्मि, आपके बारे पढ़ाई के बारे में तो आपके सिलेक्शन के बाद में पूछेंगे, आगे की सीट पे बैठाएंगे आपको। भाई की बड़ी सक्सेस है, इस पे आपको कैसा महसूस हो रहा है? परिवार में, रिश्तेदारों में कैसा माहौल है, बताएं। सर माहौल तो बहुत अच्छा है। जैसे कल फाइनल अलॉटमेंट हो गया था, एम्स न्यू दिल्ली का अलॉटमेंट हो गया, तो उस मोमेंट पे सारे 4 सालों की पूरा रिकॉल हो गया था कि कैसे प्रिंस ओलंपियाड दिया, यहाँ पे आए, फिर कैसे आप सब ने सपोर्ट किया और मम्मी पापा जी का पूरा सपोर्ट रहा। तो सर बहुत खुशी का माहौल है। और सर मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि एक डायलॉग है फिल्म का बहुत ही फेमस कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। तो सर हमारी स्टोरी में वो एकदम सही बैठता है कि माँ से बड़ा योद्धा नहीं होता, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में भी हम तीनों ही थे जो यहाँ पे रुके हुए थे। और सर पीसीपी के बारे में तो इतना ही कहना चाहूँगी कि पीसीपी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और वो बहुत कुछ सीखा कैसे जाता है वो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है। तो सारा श्रेय पीसीपी और मेरे पेरेंट्स को जाता है। थैंक यू रश्मि। आप भी एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट के साथ साथ अच्छे वक्ता भी हैं, भविष्य में आप और बड़ी बुलंदियों तक पहुंचे, ऐसी मेरी कामना है। अब आते हैं राहुल की तरफ। राहुल, नीट एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं या ऐसे पेरेंट्स बहुत देख रहे हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जागरूक हैं। पहला मैसेज तो आप नीट एस्पिरेंट्स के लिए दें। एम्स न्यू दिल्ली हर बच्चे का सपना होता है, एम्स न्यू दिल्ली तक बच्चे का कैसे पहुंचना हो सकता है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएं। जी सर, जैसे सर ने कहा कि कोई भी बच्चा नीट के लिए सबसे पहले चूज़ करता है, स्ट्रीम बायोलॉजी लेता है। तो अगर नीट की वो तैयारी कर रहा है तो सबसे पहला उसके दिमाग में पिक्चर एक ही कॉलेज की होती है, एम्स न्यू दिल्ली की। कई बच्चे अपने रूम में भी फ़ोटोज़ लगा के रखते हैं जो उनको रेगुलर मोटिवेट करती है। तो उसके लिए आपने रूम में लगाई कि नहीं लगाई? लैपटॉप के वॉलपेपर पे थी सर, जब कोरोना में स्टडी चल रही थी तब उस पे ही था नाम। लैपटॉप के वॉलपेपर पे एम्स न्यू दिल्ली का सपना बनाया था, आज पूरा है। बहुत बढ़िया, बताएं। जब स्टार्टिंग करें 11th में, जब फाउंडेशन में आप एंट्री लें, स्टार्ट करें, या फिर कोई भी टारगेट का भी बच्चा है, तो अपने बेसिक्स को इतना मजबूत कर लें कि आपको वापस उसको पढ़ के देखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि बेसिक्स ऐसी चीज़ें होती है जो आपकी मेमोरी में हूबहू छप जाती है, उनको वापस रिवीजन नहीं करना होता, फैक्ट्स नहीं होते। बेसिक्स में खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ाती है बेसिक्स। तो बेसिक्स को अपनी कवर में करें, फिर जो भी धीरे धीरे चलते जाए, टीचर्स के साथ लगे रहें, जो भी टॉपिक चल रहा है उसको उसी दिन पूरा करें, जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको उसी दिन उसको घर पे या फिर रूम पे जाके रिवाइज करें। कई बच्चे होते हैं जो मतलब आज का छोड़ देते हैं, टेस्ट का पढ़ते हैं, जो टेस्ट में आ रहा है अलग सिलेबस होता है, तो उससे काफ़ी नुकसान होता है कि दोनों एक बार डावाडोल स्थिति में चलते हैं। तो जो आप आज पढ़ते हैं उसको आज ही के दिन कवर करें। और रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। रिवीजन के भी हमने शेड्यूल बना रखे थे। जैसे हम 2-3 दोस्त थे तो हम
दोस्तों का नाम बताओ और उनकी स्टोरी बताओ, वो कहाँ है? दोस्त सर एक था जगदीश नोडल और एक था सर मूलचंद मेघवाल। तो जगदीश नोडल को मिल गया दिल्ली, दिल्ली बीएमएमसी मिल रहा है। उसके भी 600, नोडल के कितने नंबर है? 690 है। हाँ। 690 है जी। रिवीजन में ऐसे करते थे, एक दिन पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन पढ़ते थे, फिर 7वें दिन पढ़ते थे, और फिर 1 महीने बाद पढ़ते थे। तो ऐसे 4 लेयर ऑफ रिविजन्स करते थे। उससे जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी फैक्ट्स या चीज़ें होती वो लॉन्ग टर्म में चली जाती थी। और पहले आप अपने सिलेबस को पूरा कवर करें और लास्ट टाइम में फुल जो आपका ध्यान होना चाहिए वो टेस्ट प्रैक्टिस पे होना चाहिए, मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए। हमारे पीसीपी में लगभग 1 साल में 300 टेस्ट लगे थे। तो पहले एक तो साल में लगभग 365 दिन होते हैं, 300 टेस्ट हो गए जी सर, 300 टेस्ट लगे थे। बच्चे झुंझलाते भी होंगे कि यार क्या निचोड़ निकाल रहे हैं इतने टेस्ट लेके। कईयों को तो पता नहीं चलता था, टाइम नहीं मिल रहा रिवीजन का, लेकिन हमने ये सोच रखा था कि जितने पेपर होते हैं उसके थ्रू ही रिवीजन करें। पेपर में जो भी मिस्टेक्स होते हैं, मिस्टेक एनालिसिस एक ऐसा फैक्टर होता है जो आपको, कई बच्चे कहते हैं कि हम पढ़ तो बहुत रहे हैं, नंबरों में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है। उसको सही करने का एक ही फैक्टर है कि आप अपने जो भी डाउट्स या फिर टेस्ट के पेपर में जो गलतियां हुई है उनको रिफाइन करें। तो उनको जाके आप टीचर से डिस्कस करें, उसको क्लियर करें और उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। तो धीरे 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 वो आपका पार्ट मजबूत हो जाएगा और आपके स्कोर्स में भी इन्हांसमेंट होगा। और मेन जो बात होती है जी, वो होती है, जैसे हमने पीसीपी का फुल फॉर्म बना रखा था, पिन पॉइंट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, इधर की किताब लगाते हैं, उधर की लगाते हैं, लेकिन आपको पिन पॉइंट प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि नीट का सिलेबस वास्ट नहीं है, जो आपका एकदम कंसाइज्ड सिलेबस है। तो उस सिलेबस में आप जितना है उसी के बारे में प्रैक्टिस करें। जो हायर एडवांस लेवल की किताबें भी कई लोग सॉल्व करते हैं, कई इरोडोव भी लगाते हैं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है इस जगह पे। एडो जेई एडवांस के अलावा बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। नीट में जो भी बेसिक लेवल पे जो अंडरस्टैंडिंग की बुक्स है उनको आप यूज़ करें। फिजिक्स में अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो एच सी वर्मा इज सफिशिएंट। तो राहुल एक लास्ट फिर टिप्स और बता दें, 720 में से 700 प्लस जाने के लिए और कौन सी जो चीज़ें बताई उनके अलावा ध्यान रखना चाहिए? तो 700 प्लस जाने के लिए आपको ये होना चाहिए कि आप कभी भी पेपर पैटर्न को फिक्स अपने दिमाग में ना रखें, क्योंकि जैसे हम देखें कि 2020 का जो पेपर आया था वो बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल बेसिक लेवल का पेपर था। तो कई बच्चों ने हमारे सीनियर्स थे, कई थे, उन्होंने क्या कर लिया कि ऐसा ही पेपर आएगा। तो 2021 में वो थोड़ा बिल्कुल ही चेंज हो गया पैटर्न, तो कई वहाँ घबरा जाते हैं। और हमारा जो पेपर था वो 2021 से भी बहुत चेंज हो गया, बायो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई। तो उसमें आपको एडजस्ट करना आना चाहिए उस समय में। हर तरह के पेपर के लिए तैयार होने हर तरह के पेपर के लिए तैयार होने चाहिए। और इसके लिए एक ही तरीका है कि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लें और अलग अलग वैरायटी के पेपर्स दें। मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन किसी में बायो लेंथी आती है, किसी में केमिस्ट्री टफ आती है, उससे डरना नहीं चाहिए। एक ही एक तरीके के पेपर देते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। उस समय में एडजस्ट होना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी 4 साल 3 साल 2 साल की जो मेहनत है वो उन 3 घंटों में ही विड्रॉल होने वाली है। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए उस पार्ट पे आप जाए तो 700 प्लस लाना आसान है। बहुत बढ़िया। तो इस बहुत ही बेहतरीन इंटरेक्टिव इंटरव्यू सेशन को अपन एंडिंग की तरफ लेके चलते हैं और मैं एंडिंग में जानना चाहूँगा मंजू कंवर मैडम से। मंजू कंवर मैडम, कोई यान की चीज़ थान याद आ रही है टाबरा के बारे में क्या होनी जो कि थान बार बार याद आती हुए? जी सर, मेरे को याद तो राहुल के लिए आ रही है सर जी। इसको ना स्टार्टिंग में स्कूल भेजा था, इसको रोज हाथ पकड़ के स्कूल छोड़ने जाती जी। तो फिर ये वहाँ पे जिद्दी करता था, तो नहीं जाने की जिद्दी करता है, रोज जाने की करता नहीं जाने की सर। नहीं जाने की। हाँ, कभी कहता टाबरान पकड़ स्कूल में ले जाया करे, वो पीछे भागा करे अभी साहब हाँ। देखा आप की मम्मी पापा खींच रहे, वो छुटार पीछे भाग रहे जबरदस्ती। तो कभी मैं बोलती तेरे को वहाँ पे आइसक्रीम दिलवाऊंगी, तो फिर वहाँ पे क्या किया इसने, वो आइसक्रीम वाले से दोस्ती कर ली। तो रोज क्या करता, पॉकेट मनी में से थोड़े से पैसे ले जाता, मेरे को पता नहीं चलने देता, पैसे रख के वहाँ जाके वहाँ पे आइसक्रीम खा के वो बाहर से ही आ जाता था, स्कूल के गेट से नमस्कार करके आ जाता। हाँ, मतलब वहाँ टाइम कर लेता उन बच्चों के साथ में, और वहाँ अंदर क्लास में नहीं जाता। मैं वहाँ जाके देखती तो वहाँ पे उसकी तो है ही नहीं, मतलब अटेंशन लगती है ना, तो अटेंशन थी नहीं। तो फिर वो सर से मैंने बात की तो सर बोले वो तो बाहर से खेल के अंदर नहीं आता है, हमारे को बोलता है मेरी मम्मा ने तो आइसक्रीम खाने के लिए बोला। तो ये आज एम्स दिल्ली जा रहा है, पर उस टाइम ये ऐसा था। तो राहुल बताइए, उसको घटना आपको भी याद आ रही है? क्या करते थे उस टाइम? बिल्कुल याद है सर। बच्चे तो छोटे थे लेकिन याद होगी बातें। जी सर। नानी सा अपने मतलब जो भी उनके
खुले पैसे आते थे उनको अलग जगह रखते थे। हाँ। तो कोई घर में नहीं होता था तब उन पैसों को उतार के चुरा के ले जाता था। और कितने सिक्के लेके जाते थे? कभी 5 रुपए कभी 15 रुपए ऐसे ले जाता था। और 15 रुपए तो ज्यादा हो जाते हैं उस टाइम पे। उस टाइम हो जाते तब एक दिन बड़ा हाथ लगा, 25 रुपए लेके गया। 1-2 रुपए की कुल्फी आती थी तो रोज वो खाता था। एक दिन 25 रुपए आए तो समझ नहीं आया क्या करे, तो उसको पहले एडवांस दे दिए। अब रोज रोज मेरे से 25 दिन की आएंगे, बुकिंग। 25 दिन की तो बुकिंग फिर आपके तो वो हो गया, वो कौन सी फिल्म में वो प्रवेश रावल और क्या ये अक्षय कुमार जिसमें है कोई लूट का योजना बनाते हैं, लूट के लेके आ जाते हैं, शराबी होते हैं, ठेके वाले को कहते हैं कि तू पैसे रोजना मत मांगा कर, ये ले जा घर पे टंकी लगा देना, नल लगा देना उससे। वो बात होगी। तो एडवांस दे दिए, रोजना मत मांगा कर। फिर कई बार कोई दिन लगातार 2-3 महीने आइसक्रीम खाई। फिर उसका नतीजा ये निकला कि 3-4 साल लंबी खांसी हो गई मेरे को जी। कई डॉक्टरों को दिखाया, नहीं हुई ठीक। फिर जाके 5 साल बाद कोई ठीक हुई, तो उसका भी एक मलाल है कि नहीं खाते तो ठीक रहता। मैं सबसे पहले तो HOD सर सारण सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। जी। मतलब सारण सर ने मतलब इतना मेरे बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट किया, उन्होंने इतना ध्यान दिया मेरे बच्चे के लिए, बहुत मेहनत की है उन सर ने। दूसरे नंबर पे मैं HOD राकेश रुएला सर को बोलना चाहूँगी। ये 2020 की बात है जी। स्टार्टिंग 11th में था ना। जी। तो मैं राकेश सर से मिली तो राकेश सर ने मेरे को सब बात की, बोले आप टेंशन मत लो और जो भी है मतलब हम समाधान करेंगे। जी। और आपके बच्चे को रैंक दिलवाएंगे। जी। तो उसी दिन से मेरे को विश्वास हो रैंक दिमाग में बैठी। हाँ, सर ने मेरे को विश्वास दिलाया था कि आपके बच्चे को रैंक दिलवाएंगे और आप विश्वास रखो। तो उसी दिन से मैं पीसीपी में नहीं आई सर वापस। जी जी। कोई भी डाउट लेके मैं पीसीपी में नहीं आई। जब भी कोई फंक्शन हुए आपने मतलब मेरे को बुलाया तभी मैं पीसीपी में आई और मैंने सोच लिया था कि बच्चे को रैंक दिलाएंगे तभी हम जाएंगे। तो इसलिए राकेश रुएला सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखो पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हों, संस्था में अध्ययन के एक एक बातें एक एक दिन याद रहते हैं। आपने HOD सर के एक आश्वासन से कि बच्चे को रैंक दिलाएंगे, आपने विश्वास किया, आश्वस्त हुए, मोटिवेट हुए और बच्चे उसी चीज़ पे चलते गए और आज सफलता के पायदान पे चढ़ चुके हैं। तो ये आप देख रहे थे राहुल प्रताप सिंह बारट को, जिसने नीट 2022 में 695 अंकों का स्कोर करके ऑल इंडिया जनरल ओवरऑल 197 रैंक के साथ एम्स न्यू दिल्ली में अपनी सीट सुरक्षित कर रखी है और आज के दिन बच्चों के लिए नीट एक्सपीरियंस के लिए एक रोल मॉडल बन चुका है। पूरे परिवार को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।